अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। करियर काउंसलिंग 1 टू 1 सीरीज़ में मैं हूं डॉक्टर आज़म अली शेर और आज हम एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी-अभी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, वो रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि एक आम एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ज़हन में होते हैं। मसलन एफएससी के बाद कौन-सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कौन-सी ब्रांच इंजीनियरिंग की चूज़ करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, किसका क्या मेरिट है, किसकी क्या सैलरी है, पाकिस्तान में क्या स्कोप है, पाकिस्तान से बाहर उस इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। इन सब सवालात को डिस्कस करने के लिए आज हमारी इस वीडियो में हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद तला जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने खुद भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है और आज हमें वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ बताएँगे कि इस वक़्त जो एक आम एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट सवालात सोच रहा है, उनको किस तरह अप्रोच किया जा सकता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला सवाल तला से पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग का क्रेज़ है, वो स्टूडेंट्स के अंदर कहाँ से आता है? जैसे प्री मेडिकल में एमबीबीएस बहुत पॉपुलर है। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में ये इंजीनियरिंग का क्रेज़ कहाँ से आता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका मुझे इस काविश में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ इधर से कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का या मेडिकल का क्रेज़ हमें कहाँ से मिलता है। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट easiest way to get into the white collar jobs, right? You have a pathway कि आप फॉलो करके उसको और एक मुकाम पे पहुंचते हैं जब आप आसानी से जॉब्स की तरफ अप्लाई करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है और आप रीजनेबल मुआवजा जो है ना आप उसका मिलना शुरू हो जाता है। मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट था वो ये था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, जो कि हर बंदा जो कि इंजीनियरिंग करना चाहता है वो ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग करने के ही सोचता है शुरू से। और मेरे सामने एक ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो जिसका मुझे जाने का क्रेज़ था और वो यूआईटी लाहौर थी। मुझे हमेशा से एक शौक था कि मैं यूआईटी लाहौर में पढूँ। हमेशा लोगों को देखा था अपने इर्द-गिर्द जो यूआईटी लाहौर जाते थे, लोग उनको लुक अप करते थे कि ये यूआईटी में पढ़ता है। तो खैर जब मैंने अप्लाई किया उस दौर में उस दौर में जब 2017 में मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में। उस वक़्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थे वो टॉप पे आते थे। और आई थिंक उसकी एक रीज़न ये होती थी कि आपके मुल्क में उस वक़्त वो प्रोजेक्ट्स लग रहे थे जो कि इन जिनमें इस तरह की इंजीनियर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मुल्क में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको सिविल इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है? अगर आपके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली के कारखाने लग रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री लग रही है जहाँ पे मुख्तलिफ पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। बट हुआ ये है कि जब 2017 में मैंने अप्लाई किया था उस वक़्त ये 3 टी टॉप 3 आपके पास ये फ़ील्ड्स होती थी जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई करते थे क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ आगे ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन अब 2017 से अब चूँकि 8 साल गुज़र चुके हैं इस बात को और पिछले साल का जो मेरिट लिस्ट था उसमें पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस था। तो हुआ ये कि जब मैंने अप्लाई किया उस वक़्त मेरा मेरिट इतना अच्छा नहीं था। आई कुडन्ट गेट इंटू एनी टॉप 7 और 8 डिपार्टमेंट्स जिसमें मेटलर्जी भी आता था, केमिकल इंजीनियरिंग भी आता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आता है। तो मुझे एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस में। तो उस वक़्त अगर आप कंप्यूटर साइंस का मेरिट देखें और आज का मेरिट देखें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज कंप्यूटर साइंस जो है वो यूआईटी या और इदारों में टॉप पे आता है और इसकी वजह ये है कि जो फ्लो है आपकी जॉब मार्केट का वो शिफ्ट हो चुका है एक बहुत हद तक। जहाँ पे आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री जो कंसीडर की जाती थी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंसीडर की जाती थी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ज़्यादा जॉब्स हासिल करते थे। अब वो शिफ्ट होके आप आईटी बेस्ड जॉब्स की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आप कमा सकते हैं और एक
पूरा गवर्नमेंट का भी शिफ्ट इसी तरफ है कि वो एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। तो आई थिंक ये एक वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है एक क्रेज जो कि एक ट्रेडिशनली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल तक था महदूद, वो अब ब्रॉड होके कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स तक आ चुका है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने बहुत डिटेल में बता दिया कि किस तरह वक्त के साथ साथ जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं वो भी चेंज हो गए। फिर आपका जो पैशन था वो किस तरह अल्टीमेटली आपने उसको सॉर्ट आउट किया और कंप्यूटर साइंस को जो मेजर को ऑप्ट किया। आप थोड़ा बहुत ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि जब आपने अप्लाई किया, बाकी भी बहुत सारे प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के की तरह मैकेनिकल के लिए या इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस थे और किस तरह कंप्यूटर साइंस को आपने चूज़ किया? इसकी क्या रीज़न थी? 2017 में तो शायद इतना क्रेज़ नहीं होगा कंप्यूटर साइंस का जितना आज हम आईटी में या सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों में या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से देख रहे हैं। जी, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जब मैं ये कॉलेज में था तो उस वक़्त मेरे जितने दोस्त थे वो सबका एक ख्वाब था कि वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें। जब मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हुआ लाहौर में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्सला में हुआ, यूआईटी टेक्सला में। मेरे साथ के जो एक स्टूडेंट था उसका लाहौर के केमिकल में हुआ और साथ ही यूआईटी टेक्सला के मैकेनिकल में हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो टेक्सला जाएगा मैकेनिकल करने। और मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना क्योंकि मुझे अपने वालिदैन के साथ रहना था और मैंने चूज़ किया मैं कंप्यूटर साइंस पे ही। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में क्या होगा। मुझे रत्ती बराबर भी किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, क्योंकि कोई आपके पास गाइडेंस नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है कि इवन दो लोग कहते थे इसमें सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है। तो मैं सोचता था पता नहीं सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कैसे आप मैथ के कुछ कोड्स वगैरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आई डोंट इवन नो, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड था वो सारा प्री इंजीनियरिंग का था। मैंने कंप्यूटर साइंस कभी भी नहीं पढ़ी थी एफएससी तक। तो खैर हुआ ये कि वो जो मेरा दोस्त जो टेक्सला चला गया इंजीनियरिंग करने, उसने 1 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग की और 1 साल बाद उसको उसको फ़ील हुआ कि वो नहीं कर सकता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चूँकि उसमें आगे उसको कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरीके से नहीं नज़र आ रही थी। उसने क्या किया, उसने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को छोड़ा, अगले साल आके अपीयर हुआ दोबारा एंट्री टेस्ट में और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से दोबारा से कंप्यूटर साइंस की डिग्री स्टार्ट की। और द होल पॉइंट इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं वही सही हो। आप वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर कोई एक ही काम करना शुरू हो जाए तो उस फील्ड में सैचुरेशन हो जाती है। हमें हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, कुछ और फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उनमें कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या उस काम में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। अ, तो जैसे आपने पहले बताया कि बहुत सारे अ, वक़्त के साथ-साथ बहुत सारे मेजर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती या कम होती है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को अ, रिसर्च करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए? अभी कौन-कौन से ऐसे मेजर्स हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अब नए इमर्जिंग फ़ील्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे क्रॉस डिसिप्लिनरी मुझे बहुत हमेशा से एक्साइट करता है हुँ, खुद को। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप बायो मेजर में आ जाएँ। क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे डेटा एनालिसिस और बाकी चीज़ें होती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में है, जीनोमिक्स में है, बड़ी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी क्रॉस डिसिप्लिनरी डिग्रीज़ हैं जिनमें सैचुरेशन भी ना हो, स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और उनके लिए जाना चाहिए? बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 2017 में जो मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ 2 डिग्रीज़ ऑफ़र होती थी कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर साइंस और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज मैं मेरी एक छोटी भांजी है, मैं उसके एडमिशन्स के लिए उसको गाइड कर रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 की किस्म की डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं अब। तो डिपार्टमेंट्स भी अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफ़र हो रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बीएस ऑफ़र हो रहा है, डेटा साइंस ऑफ़र हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग से ऑफ़र हो रहा है। बहुत सी ऐसी फ़ील्ड हैं जो कि पहले एक छोटा-सा पार्ट होता था कंप्यूटर साइंस का, वो एक पूरी डिग्री बना के उसको ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में नहीं होता तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप
उन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर आई थिंक इतना फ़र्क नहीं है उनमें कंप्यूटर साइंस में, अगर आप करिकुलम की बात करें। दूसरी बात ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स की या डिग्रीज की जो आपने मेंशन किया, मेरा खुद का यही है कि जब मैं यूएस में जब मेरा एडमिशन हुआ है, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है अंडरग्रेड में, लेकिन जो मेरा एडमिशन हुआ उसमें मैंने डुअल पीएचडी में एडमिशन हुआ। उसमें ये था कि हाफ ऑफ माय पीएचडी इज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड हाफ ऑफ इज इन कंप्यूटर साइंस। तो जब आप दो चीज़ों को मिलाते हैं, आप अपनी एक नीश क्रिएट करते हैं, और देन जो सैचुरेशन है ईच फील्ड्स की वो आपको इतना अफेक्ट नहीं कर पाती, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो होगी बात सिर्फ रिसर्च की। तो रिसर्च में आप अपनी नीश क्रिएट करते हैं। इवन दो अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको आज के दौर में एआई टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कोड करना आना चाहिए। अगर आप इन इन चीज़ों के काबिल हैं, देन आई थिंक यू कैन बी अ वेरी गुड एंड वेरी रिसोर्सफुल पर्सन फॉर दैट फील्ड, इंस्टेड ऑफ जिसको सिर्फ बायो का ही पता है या बायोमेडिकल के ऊपर ही अबूर हासिल है। आप अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा एज दिया जाएगा इवन जॉब मार्केट में भी। थैंक यू तला, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। स्पेशली जैसे आपने बड़ी डिटेल में बताया कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो इंजीनियरिंग के पैटर्न्स क्या हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह फिर हम फर्दर कंप्यूटर साइंस मेजर को इंटीग्रेट करके जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मेरे ख़्याल में चाहिए कि वो सब डिग्रीज़ को एक्सप्लोर करें और बाकी खुद भी रिसर्च करें। अगर नहीं समझ आती तो फिर भी किसी तरह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप सर्च कर सकते हो कि इसका पाकिस्तान में और बाहर क्या स्कोप चल रहा है इस वक़्त। अब मेरा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये मेरिट बनता कैसे है? मुझे एमडी कैट वगैरह बाकी चीज़ों का पता है, तो पर ये इंजीनियरिंग में यानी इसका भी ई-कैट आई थिंक कोई या इस तरह के एग्ज़ाम्स होते होंगे, तो वो एक जनरल सा बता दें स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह मेरिट बनता है? फॉर एग्जांपल, मुझे रीसेंट जो अभी इंफॉर्मेशन है मेरिट की, वो परसेंटेज चेंज होती रहती है, लेकिन होता ये है कि एफएससी का जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी मैटर करता है आपके मेरिट में। ऑलमोस्ट आई थिंक 50% वेटेज है आजकल। 40% वेटेज आपकी एंट्रेंस एग्जाम की होती है, जो कि ई कैट होता है। आई थिंक अब पूरे पंजाब में ई कैट को लाजिम करार दिया गया तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि जिसने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है उनको ई कैट देना ज़रूरी है। पहले ये होता था कि ई कैट सिर्फ वीईटी का टेस्ट होता था, तो ई कैट को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। और तीसरा ये है कि मेट्रिकुलेशन जो है आपका, जो आपका हायर सेकेंडरी, आई थिंक सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपकी, उसका जो आपका परसेंटेज है वो भी मैटर करता है। तो 50% इंटरमीडिएट है, 40% आपका ई कैट है, और 10% आपका 10% आपका मैट्रिक का वेटेज है। ये मैं आपको यूईटी का बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, बीजेडयू जो कि बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना मेरिट का सिस्टम है। बट अगर इंजीनियरिंग आप करना चाह रहे हैं परस्यू, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है ईकेट का वो ज़रूरी देना है। दूसरा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है नेट, जिसको एनटीएस भी कहते हैं। तो वो भी कई यूनिवर्सिटीज जो है एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप वो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्ट में आई थिंक वो नेट का एक्सेप्ट भी करते थे। ऑल्सो आप फास्ट का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंप्यूटर साइंस की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप नस्ट जाना चाहते हैं, जो कि आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनका एक अपना एनईटी करके उनका एक अपना एंट्रेंस एग्जाम है, उनकी अपनी परसेंटेज है जिसकी बुनियाद पे वो अपना मेरिट डेवलप करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कौन सी डिग्रीज करना चाहते हैं, देन उसकी बुनियाद पे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को चूज करें। चला हमारा जो अगला ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपने वैसे बहुत सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं, लेकिन
अभी स्टूडेंट्स कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जब वो सर्च कर रहे होते हैं बहुत सारे अ, जब वो मतलब डिफरेंट फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कौन-सी ऐसी मिस्टेक करते हैं, जिनसे उनको बचना चाहिए मेजर सेलेक्ट करते हुए? या इवन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हुए? आई थिंक जो मैंने एक चीज़ देखी है कि हम हम अपने इर्द-गिर्द जब देखते हैं ना कि अगर किसी ने कोई फ़ील्ड चूज़ की है और उसकी एक अच्छी जॉब लग गई है, तो उसके आस-पास अगर हम लोग उसको आइडियलाइज़ करते हैं, तो हम सब उस तरफ लग जाते हैं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करता हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि ठीक है आप वो करना चाहते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं अभी कंप्यूटर साइंस में ही जाना है हमें। मैं उनको ज़रूर ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है, कंप्यूटर साइंस अच्छी फ़ील्ड है, यहाँ पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एक ही फ़ील्ड में जाए। आपको अपने इंटरेस्ट को भी सामने रखना है कि आपको किस चीज़ को पढ़ने में, किस चीज़ को करने में मज़ा आता है। तो वो चीज़ सबसे ऊपर आनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं? आपको मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं क्योंकि हम सब फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री हमने सबने पढ़ी होती है एफएससी में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ, भई मुझे फिज़िक्स के इन चैप्टर्स को समझने में, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप वो इंजीनियरिंग चूज़ करें जो उसके मुताबिक है, उसके रिलेटेड है, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिकल के आइडियाज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज़ कर लें, ठीक है? इसको भी मद्देनज़र रखें और साथ में ये भी देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो आपको दोनों को साथ रख के एक बैलेंस फाइंड करना है और उस बैलेंस को अपने लेके चलना है। तो आई थिंक बहुत टेक्निकल होता है ये सारी चीज़ें देखना और जब हम ये चीज़ें चूज़ कर रहे होते हैं, हमारा ये मेंटल ग्रोथ इतनी नहीं होती, हम थोड़े इतने मैच्योर नहीं होते कि अपनी फ़ील्ड्स को चूज़ करें, तो इसका सही तरीका है कि जितना हो सके लोगों से बात करें। और मेरे दौर में इतनी इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, आपके दौर में भी डॉक्टर साहब इतनी इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, लेकिन अब आपके सामने यूट्यूब है, आपके सामने दुनिया भर की स्टोरीज़ मौजूद हैं, आपको पता है दुनिया कहाँ पे जा रही है और कौन-सा बंदा क्या किया, इसने क्या पढ़ा और कहाँ पे पहुँच गया है। आप लोगों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। मुझसे कॉन्टैक्ट करें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको किसी रिलेटेड जो कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में आना चाहते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आपको बैलेंस फाइंड करना है, उस चीज़ में जो कि अभी मॉडर्न दुनिया में वो रिक्वायरमेंट है जिसकी एंड जो आपका इंटरेस्ट है। दोनों में से बैलेंस निकाल के जो आपको फ़ील्ड अच्छी लगती है, आप वो चूज़ करें। थैंक्स तलब। अच्छा ये मुझे ये बताओ कि जो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो पेरेंट्स हैं, उनको मतलब कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्योंकि वही बात है ना कि बच्चे होते हैं, मैच्योर नहीं होते इतने ज़्यादा, तो उनको जिस तरह कोई कहता है उसी तरह वो करना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक किस्म की भीड़-चाल है ना, जैसे अभी उस हुँ, आपके दौर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थी, अभी कंप्यूटर साइंस की शायद होगी, मुझे ऐसे ही लगता है। हर बंदा ये चाह रहा होता है कि कंप्यूटर साइंस करे। तो जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारी जगहों पे ना वो ऐसे ही बस रैंडम से डिसीज़न ले लेते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है, जैसे आपने सारा एक्सप्लेन किया है। तो आपको आप क्या टिप्स देंगे उनको, बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं ख़ासकर कि उनको चाहिए कि वो क्या अप्रोच अपनाएँ? और लास्टली थोड़ा ये भी ऐड करें कि काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अभी देखिए ना, आपने 10-15 यूनिवर्सिटियों के नाम गिनवा दिए, उसमें से 5 यूनिवर्सिटियों के तो टेस्ट अलग से हैं। तो क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जो अकेडमीज़ में मतलब कुछ सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब इस तरह का कि कितना अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए यानी हुँ। अर्ली प्रिपेयरिंग सिस्टम होना चाहिए? मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब जब आप एफएससी स्टार्ट करें या आईसीएस स्टार्ट करें, आपको एक वेग आइडिया तभी से होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। ये आखिरी दिन बैठ के आप डिसीज़न नहीं ले सकते कि मैंने ये इंजीनियरिंग करनी है या ये इंजीनियरिंग करनी है। आपने एफएससी किस चीज़ में करनी है, ये आपको मैट्रिक के स्टार्ट में आइडिया होना चाहिए। तो 2 साल पहले आप एक चीज़ को सोच लें, लोगों से डिस्कशन स्टार्ट कर लें। 2 साल बहुत अच्छा लंबा अरसा होता है। 2 साल अगर आप लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी फ़ील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आप अप्लाई करने की पोज़ीशन में आते हैं, आपको एक वेग आइडिया होगा कि आपने क्या करना है आगे।
पर्टिकुलरली फॉर पेरेंट्स, जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे एक बेनिफिट हासिल था कि मेरे अब्बू टीचर थे। तो मेरे अब्बू के जो कोलीग होते थे उनके बच्चे आगे बहुत सी फील्ड्स में होते थे, तो मेरे अब्बू हमेशा डिस्कशन करते रहते थे कि हाँ भी आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो वो जब दूसरे कोलीग्स के बच्चों की स्टोरी सुनते थे तो उनके ज़हन में एक आइडिया बनता था कि हाँ मैंने ये अपने बेटे से करवाना है या उसको ये करना चाहिए। वो मुझे आके बताते थे कि ये तुम्हें एक्सप्लोर करो, ये चीज़ देखो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उनका बेटे का जर्मनी में एडमिशन हो गया मास्टर्स में। तो उन्होंने मुझे आके बताया, उस दिन से मुझे एक शौक पड़ गया कि मैंने भी मास्टर्स करने बाहर जाना है। तो आपको डिस्कशन करनी है बच्चों के बारे में। मोस्टली मैंने देखा है वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। वो जो ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो इस चीज़ के बारे में ओपन नहीं होते। क्योंकि आई थिंक उन्होंने फॉर सम रीज़न कुछ वालिदैन ने अपने ज़हन में एक आइडिया बनाया होता है कि मैंने तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, मैंने अपने बच्चे को पायलट ही बनाना है। ये एक अच्छी चीज़ है, आप ख्वाब देखें, लेकिन आपको हमेशा डिस्कशन करके अपने माइंड को ओपन भी रखना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ और लोग किसी और तरफ भी जा रहे हैं तो उसको भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि अर्ली 2 साल पहले ही आप एक ज़हन बना लें कि मैंने एफएससी के बाद क्या करना है। सेकंड ये कि आप डिस्कशन करें, जितना हो सके लोगों से बात करें, जितना हो सके लोगों से पूछें और आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर 10 जगह पूछेंगे, 2 लोग नहीं बताएँगे और 8 लोग आपको बताने वाले भी होंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच तला, आपने बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। बेसिकली ये वीडियो सीरीज़ शुरू करने का जो इनिशिएटिव था, उसके पीछे सारा यही था कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो लास्ट मिनट चीज़ें कर रहे होते हैं और हुँ, ये हुँ। लास्ट मिनट चीज़ें नहीं हैं, मतलब इट डिफाइन्स योर होल करियर, समटाइम्स योर होल लाइफ। अगर आप 4 साल बाद अपने मेजर से, अपनी डिग्री से मुतमिन नहीं हैं, आप एक किस्म के फेड अप पर्सन बन जाते हैं। लिटरली आपका दिल बिल्कुल। नहीं करता कि मैं क्या करूँ? हो सकता है आप इंटरेस्ट ही लूज़ कर जाएँ, आप बिल्कुल रैंडम से कोई करियर चूज़ कर लें, तो लोग कहते हैं कि अच्छा डिग्री की तो क्या किया? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बड़ा प्लान करना चाहिए। तो हमारा इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोज़ को इंक्लूड करने का हर एक तरह के मेजर के आज हमने प्री इंजीनियरिंग पे बात की, तो उम्मीद है जो हमारे ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जब वो ये सब जो क्वेश्चन्स हमने तला से पूछे हैं और तला ने बड़े अच्छे अंदाज़ में डिटेल में रिस्पॉन्सेज़ दिए हैं, तो जब ये आप लोग सुनेंगे तो उम्मीद है आप लोग इस तरह की अप्रोचेज़ को यूज़ करेंगे और जो डिफरेंट हमारे पास ट्रेंड्स हैं, मतलब कौन से मेजर्स जो हैं वो इस वक़्त अच्छे हैं, कौन से इमर्जिंग हैं, ठीक है? आपको बुरे मेजर कोई भी नहीं होता, जैसे तला ने बताया कि आप इंटीग्रेट करके डिफरेंट चीज़ों को आप उसको अच्छा बना सकते हो, क्रॉस डिसिप्लिनरी जा सकते हो, 2-3 चीज़ों को मिला के। तो ये वाली अप्रोचेज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो उम्मीद है हमारे जो जितने भी ऑडियंस हैं आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो प्लीज़ आप हमारी जो फ्यूचर की वीडियोज़ हैं, उनको भी देखें, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि और बहुत सारे जो मेजर्स हैं और भी जो पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करें। तो तला आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस जो है वो दी और बाकी भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपसे राब्ते में रहेंगे और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। ये बहुत अच्छी काविश है सर आपकी, और आई वुड एप्रिशिएट कि आप इसको आगे लेके चलें और बच्चों को एक पर्टिकुलर, आई थिंक अगर हम ज़रूर एक वीडियो पर्टिकुलरली मेरे कंप्यूटर साइंस के ऊपर कर सकते हैं जिसमें हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद ही से आना चाहता है तो वो किस किस स्टेप को फॉलो करे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच तला, थैंक यू सो मच तला जज़ाक अगेन। जज़ाकल्लाह खैर। चलें तला ने हमें एक और वीडियो का भी कह दिया तो हम फिर आपसे टाइम लेंगे और इंशाल्लाह सर। चलें तब तक इजाज़त दें और बाकी जो हमारे ऑडियंस हैं आप भी प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तला।